ये पार्टिकल है, ये हवा में है, ध्यान रखना। इसको मैं डॉट 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 कर देता हूँ, या नहीं भी करते हैं तो आप सीधा मिला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ से एक अभिलंब खींच लेते हैं, बिल्कुल तल पर है तो एक पोजीशन तो ये काट रहा है, मान लीजिए बाई पे बाई काटा, और एक्स पे इधर काट ही रहा है। और ये जेड है, जेड पे ये मान लीजिए जेड काट दिया, जिसकी जो पोजीशन है वो ये रहेगी। ये काटा हुआ है जेड, ये जेड इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा, वाई के पैरेलल इधर वाई हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल रहेंगी। अगर आप इसको वाई बोल रहे हैं तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, दिस इज वाई, और इसको आप जेड बोल रहे हैं तो ये भी आपका क्या रहने वाला है, जेड रहने वाला है। ये आपका एक्स है तो ये भी है, ठीक है, दिस इज एक्स। तो अब इसके जो कोऑर्डिनेट, इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट, ये हवा में है। अगर मान लीजिए हवा में इधर है तो यहाँ है, एक्स पे भी वाई पे भी डाल सकते हैं, एक्स पे भी डाल सकते हैं, और जेड पे भी डाल सकते हैं। जेड बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा यहाँ, तो जेड परपेंडिकुलर होगा तो आपको यहाँ अगर पोजीशन है तो किसी पे भी अभिलंब डाल सकते हैं, तीनों पे डाल सकते हैं। और तीनों अक्षों को जितना जितना काट जाएगा, तीनों अक्षों को जितना जितना काट जाएगा वही उसके कोऑर्डिनेट होंगे। ये 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको अपन केवल डॉटेड लाइन से ही शो कर सकते हैं। अगर ये P है तो ये P डैश है। ध्यान रखना ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि ये जो, अगर मान लीजिए आपकी पोजीशन यहाँ है तो यहाँ से इस प्लेन पे, धरती वाले प्लेन पे अगर मैं डालूँगा और धरती वाले उस पॉइंट को सीधा मूल बिंदु से मिला दूंगा तो वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। मान लीजिए जैसे ये फोन है और पॉइंट आपका इधर है, ये प्लेन है, नीचे समतल है। कौन सा प्लेन है ये, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये जो प्लेन है आपका एक्स जेड प्लेन है, ये आपका एक्स जेड प्लेन है। यहाँ पार्टिकल की पोजीशन है, तो जब मैं इस पर डालूंगा ना, ये समतल पर है, ये तल है पूरा, ये समतल है जिस पर मैं खड़ा हूँ। अगर दीवारों को देखें तो ये एक पीछे दीवार है मेरी, ये एक तल नीचे आता है, एक साइड में दीवार है। तो एक साइड वाली दीवार को मैं एक्स वाई प्लेन बोल रहा हूँ, पीछे वाली दीवार को मैं वाई जेड प्लेन बोल रहा हूँ, और जिस पे खड़ा हूँ उसको एक्स वाई प्लेन बोल रहा हूँ। तीन प्लेन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो अगर पार्टिकल की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ से मैं जहाँ खड़ा हूँ ना वहाँ डालूँगा लंब, तो वहाँ डालूँगा और उसको उसके मूल बिंदु से मिला दूँ। ये तीनों जो प्रतिच्छेद दीवारें कर रही हैं उनके पॉइंट से मिला दूँ तो वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये बिल्कुल प्लेन पे डाला गया है अभिलंब, तो ये जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का बनेगा। इसको मूल बिंदु से मिला दिया है। आप और फीलिंग ले करके देख सकते हैं, नहीं तो मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि ये कैसे आया है। तो यहाँ कितनी एक्सिस प्रभावित हो रही हैं, तीनों अच्छे प्रभावित हो रही हैं। अब तीनों अच्छे प्रभावित हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो गति होगी, कौन सी गति होगी, 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति होगी। यहाँ तीनों अच्छे प्रभावित हो रही हैं, तो ये जो गति है वो कौन सी गति है, त्रिविमीय गति है। तो इस डायग्राम के हिसाब से हम समझ रहे हैं कि यहाँ गति त्रिविमीय। हवा में किसी पॉइंट को आप शो बोर्ड पे नहीं कर सकते। जो पॉइंट मुझे हवा में लेना है उस पॉइंट को मैं बोर्ड पे शो नहीं कर सकता, इसलिए ये जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ है। तो यहाँ से आप एक्स पे डाल दीजिए, वाई पे डाल दीजिए, जेड पे भी डाल दीजिए, तो वो तीनों अक्षों को प्रभावित करेगा। ये उड़ती हुई मधुमक्खी है, ये क्या है, मधुमक्खी है। यह हवाई जहाज है, एरोप्लेन है। अब हवाई जहाज तो एक्स एक्सिस पे भी जा सकता है, वाई पे भी जा सकता है और जेड एक्सिस पे भी जा सकता है। तीनों एक्सिस पे जाने के लिए स्वतंत्र है।
तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने समझा कि 3 अक्ष हैं जिसमें 3 सरल रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को अभिलंबवत काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु, और इन तीनों सरल रेखाओं को 3 अक्षें कहा जाता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अगर कोई व्यक्ति एक ही अक्ष को प्रभावित कर रहा है एक विमी गति, 2 अक्षों को प्रभावित कर रहा है 2 विमी गति, या तीनों अक्षों को प्रभावित कर रहा है, जैसा बोर्ड पे पीछे है, त्रिविमीय गति। एक्स अक्ष जो दाईं तरफ होती है उसे पूर्व दिशा, अपन जब भी कॉपी लेकर के बैठेंगे उसका दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा, चेहरे की तरफ नॉर्थ उत्तर दिशा, और पैरों की तरफ साउथ होता है, यानी कि दक्षिण दिशा होती है। ऐसा ही अपन कॉपी पे लेकर के चलेंगे, बोर्ड पे भी ऐसे ही लेकर के चलेंगे। दिस इज पूर्व, ये पश्चिम, और सर की तरफ उत्तर और पैरों की तरफ दक्षिण, ये लेकर के चलेंगे। अब थोड़ा सा इसको कंपोनेंट्स में कैसे चेंज करते हैं वो देख लेते हैं, घटकों में कैसे वियोजित करते हैं। तो घटकों को मैं तोड़ लेते हैं कि कोई कंपोनेंट्स किस तरीके से बनेगा। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, 2 में देख लेते हैं अपन। चलो 2 में ही देखते हैं। 2 में देखते हैं तो केवल 2 विमी गति बनाते हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। आपका पॉइंट यहाँ है तो ये मान लीजिए एक्स वाई है, और यहाँ से ये इसकी पोजीशन है, तो स्थिति है, दिस इज एंगल ऑफ थीटा। ये एंगल थीटा है। घटकों में इसको तोड़ना है। तो जब मैं इसको घटकों में तोड़ूंगा तो मुझे एक लंब यहाँ डाला गया होगा, तभी तो एक्स बना है। ये एक्स आया है। ये कोऑर्डिनेट कहाँ से आता है? कोऑर्डिनेट आता है कि जो पोजीशन है पार्टिकल की उसी से अक्षों पे लंब डालिए, जितनी दूरी पर काटेगा उतनी दूरियों को लिख लीजिए। तो मान लीजिए ये P है, यहाँ M पर आया तो M पर काटा, ये O है, तो OM का जो डिस्टेंस है वो मुझे मिला है X। और इधर Y पर काटें, थोड़ा Y पर लें अपन, तो लाइन Y पर आना ही नहीं चाह रही है। यहाँ अगर Y पर काटें तो मान लीजिए ये N है, तो ये O और N का जो डिस्टेंस है वो है Y। तो ये भी आप Y बोल सकते हैं, और इस X के सामने को इसको भी अपन X बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये X थीटा के टर्म में कितना होगा, क्योंकि ये पोजीशन R है, मुझे केवल R गिवन है, R ही दे रखा है, तो इस X की वैल्यू इन टर्म ऑफ R एंड थीटा, ये R है, ये थीटा है। अब आपका सीधा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई हो गया है, लेकिन R थीटा के टर्म में ये कितना होगा। तो देखो, थोड़ा सा मैं टेक्नोमेट्री यूज़ करूँगा। टेक्नोमेट्री में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसको थोड़ा अलग से बनाएं तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये आपका O है, ये M है और ये P है। तो आप जानते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। और ये आपका यदि मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो R है। लंब कितना है? y है। और शेष बची भुजा होती है आधार, बेस कहते हैं। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनस होता है। एक बेस हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस। तो इन फ्रंट ऑफ थीटा, थीटा के सामने इन फ्रंट ऑफ थीटा ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ 90, इन फ्रंट ऑफ 90 ये होता है हाइपोटेनस। अब जो बचता है शेष उसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं।
तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर मुझे आधार चाहिए, क्या चाहिए? आधार, तो आप पढ़ते हैं लाल बटे का, इसको पढ़ते हैं साइन थीटा, इसको पढ़ते हैं कोस थीटा और इसको पढ़ते हैं टेन थीटा। ऐसे इनका उल्टा कॉट और सेक और कोसेक हो जाता है। तो अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो लाल बटे का, यानी कि मुझे लंब चाहिए या करंट कभी चाहिए तो मुझे साइन थीटा का यूज़ करूँगा। अगर मुझे आधार और करंट चाहिए तो मैं कॉस थीटा का यूज़ करूँगा। अगर मुझे लंब और आधार चाहिए तो मैं टेन थीटा का यूज़ करूँगा। मतलब मुझे कभी करंट गिवन ही नहीं है, हाइपोटेनस की वैल्यू ही नहीं है, तो फिर मैं बेस और परपेंडिकुलर के बेस पे टेन थीटा लगाऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ पर हाइपोटेनस दे रखा है, हाइपोटेनस यानी कि करंट आपको दे रखा है और आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो यानी एल की वैल्यू वो आपसे चाहता है, तो फिर आप साइन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन थीटा। तो यहाँ अगर मैं साइन थीटा लगाता हूँ तो आपका क्या होगा? साइन थीटा लगाता हूँ तो मुझे परपेंडिकुलर यानी कि मुझे लंब चाहिए तो मैं साइन थीटा लगा रहा हूँ। तो लंब कितना है? बाई। और कर्ण, ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, ये कितना है? आर है, बाई अपॉन आर। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा? आर साइन थीटा आ जाएगा। बिल्कुल, ये जो लंब है यानी कि ये कितना होगा? आर साइन थीटा। थीटा और आर के टर्म में ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा हो जाएगा। अब अगर मुझे आधार चाहिए, क्या चाहिए? ये आधार है, ये वाला, ये आधार चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना है? x है, ये वैल्यू क्या है? x है, तो ये x है, आधार कितना है? x है, और हाइपोटेनस कितना है? r है। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू r कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू है x बराबर r कॉस थीटा रहेगी, ये वैल्यू कितनी रहेगी? r साइन थीटा रहेगी। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो दिस इज r साइन थीटा, तो ये r साइन थीटा है, तो ये भी r साइन थीटा। दिस इज r cos थीटा, ये वैल्यू कितनी है? r cos थीटा, यानी कि x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। तो ये भी वैल्यू कितनी रहेगी? r cos थीटा रहेगी। तो बड़ा क्लियर मामला है, कंपोनेंट्स का क्लियर मामला है। आगे आपको फाइंड आउट नहीं करने हैं, जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होंगी तब आपको कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, केवल एक दिमाग लगाएंगे कि अगर ये दे रखा है, ये दे रखा है और आपकी पॉइंट की पोजीशन के साथ एंगल दे रखा है, मान लीजिए दिस इज आर पॉइंट ऑफ पी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जिस एक्सिस के साथ में एंगल होगा उसके साथ सीधा सीधा cos थीटा लिख देंगे, ये r cos थीटा रहेगा। और जिस जो परपेंडिकुलर इसके 90 डिग्री पर होनी चाहिए दूसरी वाली, अगर 90 डिग्री पर नहीं है तो उसे आप 90 डिग्री पर बनाइए, वहाँ लाइन खींचिए 90 डिग्री की, तो वो उसका कंपोनेंट होगा। तो दिस इज r साइन थीटा। तो ध्यान रखें, जिस एक्सिस के साथ में, जिस अक्ष के साथ कोण है उसके साथ cos थीटा, और जिसके साथ कोण नहीं है उसके साथ साइन थीटा। जिसके साथ कोण है उसके साथ cos थीटा, और जिसके साथ नहीं है उसके साथ साइन थीटा। तो यहाँ से आगे के लिए ये बिल्कुल फाइंड आउट नहीं करना है, कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करनी है कि किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से नहीं रहेगा। बस आगे से तो केवल आपको ये देखना है कि cos थीटा। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मुझे केवल और केवल ये x और y की टर्म में ही केवल पोजीशन चाहिए। देखो, तो मैं क्या करूँगा कि मान लीजिए कि जैसे ये इक्वेशन आया है, एक इक्वेशन ये आया है, इसको 1 नंबर दे दिया, एक इक्वेशन ये आया है, इसको 2 नंबर दे दिया, ठीक है। तो इन दोनों का आप वर्ग करके जोड़ दीजिए। इन दोनों इक्वेशंस का वर्ग करके जोड़ेंगे आप, समीकरण 1 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ लिखिए समीकरण 2
और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो दिस इज अगर लेफ्ट हैंड की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। राइट हैंड की बात करूं तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा रहेगा। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इनमें से कॉमन रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ जो आर है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे भी आप निकालते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वो भी आ जाता है। और यहाँ कंपोनेंट के सहारे से भी आ जाता है। कंपोनेंट का अगर अपन सहारा लेते हैं तो वहाँ से भी आ जाता है। अब कोई आपसे एक्स वाई की वैल्यू आर और थीटा के टर्म में पूछता है तो आप क्लियरली उसको बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब सीधा सीधा परिमाणिक वैल्यू तो आपने पढ़ ली, अब थोड़ी सी दिशाओं की बात भी हो जाए, क्योंकि अगर दिशा इंक्लूड होगी तो हम सदिश राशि की भी पहचान कर सकते हैं। यहाँ से तो केवल अपन क्या अदिश राशि पहचान सकते हैं, दिशा की कोई बात ही नहीं की अपन ने। हाँ थोड़ी सी कर दी है, ये पूर्व दिशा है, पश्चिम है, उत्तर है और ये दक्षिण है। तो कब कब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते रहेंगे, इनको एक बिल्कुल सिग्नल से, एक साइन से डिनोट कर सकते हैं। वो ऐसे साइन होते हैं कि अगर उनको किसी परिमाणिक राशि में, भौतिक राशि में जिसका परिमाण आपको ज्ञात है, अगर उसके साथ इंक्लूड कर दें तो परिमाण तो नहीं बदलेगा, परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उस राशि की दिशा इंक्लूड हो जाएगी, उसमें दिशा आ जाएगी। परिमाण जैसा है वैसा ही रहेगा, परिमाण में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली दिशा आ जाएगी, जिससे अपन ज्ञात कर सकते हैं कि पार्टिकल कौन सी दिशा में मूव कर रहा है। तो उसको नाम देते हैं एकांक सदिश। क्या नाम देने वाले हैं, एकांक सदिश। सदिशों के बारे में आपने पढ़ा कि एक लाइन होती है जिसमें एक तरफ तीर लगा रहता है और एक तरफ उस डॉट लगा रहता है। जिस तरफ तीर लगा रहता है उसको बोलते हैं हेड, और जिस तरफ डॉट लगा होता है उसे बोलते हैं टेल। यानी कि ये पूंछ होती है और ये सिर होता है। अगर किसी भी भौतिक राशि के ऊपर अगर ये लगा हुआ है तो आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि ये राशि है, सदिश है, जिसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, मात्रक। इस तरीके से आप उसको समझ जाते हैं। तो ये बहुत तरीके के पढ़ते हैं कि समान सदिश, असमान सदिश, नेगेटिव सदिश, तुल्य सदिश, समवर्ती सदिश, ऐसा पढ़ करके आ गए हैं। तो मुझे एक सदिश के बारे में जानकारी देना है। एक ही सदिश है जिसे अपन कहते हैं एकांक सदिश, क्योंकि मुझे डायरेक्शंस के अंदर इंक्लूड करना है, आपको डायरेक्शन इंक्लूड करनी है। तो मैं उसी सदिश को उठाऊंगा जो अब डायरेक्शन, दिशा की जानकारी हमें देता है। एकांक सदिश कैसा होता है कि मान लीजिए किसी सदिश को जब आप लिखते हो तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते हो और उसकी डायरेक्शन लिखते हो कि ये तो है सदिश, और जब भी सदिश को लिखोगे तो क्या लिखोगे कि उसका परिमाण भी होगा और उसकी दिशा भी होगी। मैंने बोला हर एक सदिश राशि में दिशा जरूरी है। अगर कोई राशि जिसको टैग लग गया सदिश राशि का तो उसमें दिशा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई राशि है जिसमें दिशा है, वो ज़रूरी नहीं है कि सदिश हो, लेकिन किसी सदिश राशि का टैग अगर कोई लेकर के बैठा है तो उसमें दिशा 100% होगी। तो परिमाण इंटू दिशा, तो केवल मुझे दिशा चाहिए तो मैं तो सदिश बटे परिमाण करूँगा, सदिश बटे क्या करूँगा, परिमाण करूँगा। तो अगर मुझे इस ए वेक्टर का ही चाहिए तो इसी के सदिश राशि में उसी के परिमाण का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए।
सदिश बटे परिमाण कर दीजिए, तो उसकी क्या निकल करके आ जाती है, दिशा निकल करके आ जाती है। उसी भौतिक राशि की क्या निकल करके आ जाती है, दिशा निकल कर। किसी सदिश में उसी के परिमाण का अगर भाग लगा दें तो उसकी दिशा निकल करके आ जाती है, दिशा फाइंड आउट हो जाती है। जैसे मैंने एक वेक्टर लिखा, ए वेक्टर, जिस परिमाण और दिशा लिखा। जब मुझे दिशा ही चाहिए तो उसी के सदिश में क्या कर दूंगा मैं, उसके परिमाण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर, ये सब मटेरियल हटा करके केवल ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए वेक्टर अपन ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर बात है। तो ऐसे ही सदिश होते हैं जिनको नाम दिया जाता है लंबवत एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या नाम दिया जाता है, लंबवत एकांक सदिश। ये एकांक सदिश एक दूसरे के कैसे रहेंगे, लंबवत रहेंगे। निकालने का तरीका यही है, किसी भी भौतिक राशि के साथ जुड़ेंगे तो उसकी दिशा व्यक्त कर देंगे, परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिनको अपन तीन प्रकार के बोलते हैं, एक आई कैप होता है, एक जे कैप होता है और एक के कैप होता है। अगर इन सब का परिमाण आपको चाहिए तो इन सब का परिमाण कितना होगा, एक होगा, इकाई परिमाण होगा। लेकिन जिन भौतिक राशियों के साथ जुड़ेंगे उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्शंस को शो कर देंगे कि ये वाली दिशा है। तो ये कौन कौन सी डायरेक्शंस के लिए रखे गए हैं, तो ये देखिए, ये जो एक्स एक्सिस वाली, इसीलिए मैंने अब तक इसको साफ नहीं किया है। इसको अब तक साफ क्यों नहीं किया है कि ये जो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन है ये आई कैप। अगर आपने आई कैप लगा दिया, ये लंबवत एकांक सदिश हैं जो दिशाओं को बता रहे हैं, कैप लगा करके डिनोट कर रहे हैं। जैसे यहाँ भी ये इसका कैप लगा करके डिनोट कर रहे हैं, ये इसकी दिशा को बता रहा है, ये वेक्टर की दिशा को शो कर रहा है। और इस नॉर्थ को लिखते हैं अपन जे कैप, ये वाई एक्सिस है, सॉरी हाँ माइनस वाई एक्सिस है। और इस वेस्ट को लिखते हैं माइनस का आई कैप, और साउथ को लिखते हैं माइनस का जे कैप। ये जो ऊर्ध्व अक्ष होती है, वर्टिकल एक्सिस होती है, इसको लिखते हैं के कैप, और